नमस्कार दोस्तों, घरकार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रायगढ़ में लैंड रिलेटेड सेल एंड परचेस एंड ड्यू डिलीजेंस से रिलेटेड जानकारी चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें हम बता दें कि लैंड से रिलेटेड क्या खबरदारियाँ खरीदने के वक्त और ख़रीदने के बाद आपको लेनी चाहिए। इससे रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो हमने हमारे इस चैनल पर पोस्ट किए हैं। अगर आप नवी मुंबई के रायगढ़ में पर्टिकुलरली पनवेल या नवी मुंबई प्रपोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द का जो एरिया है वहाँ पे, या रांजनपाड़ा स्टेशन या तो फिर खोपटा टाउनशिप का जो एरिया है वहाँ पे, और इसी के साथ जो पेन और अलीबाग का एरिया है, इसीलिए ओवरऑल हम कहें तो ये जो रायगढ़ का एरिया है, इस एरिया में अगर आप लैंड से रिलेटेड कोई भी व्यवहार या फिर उसे ख़रीदना बेचना चाहते हो तो डेफ़िनेटली ये इस चैनल पर आपको जो कंटेंट आने वाला है या तो फिर अवेलेबल जो है वो आपको मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियसली हमने 2 वीडियो इस चैनल पर डाले थे। उसके ऊपर फ्रीक्वेंटली जो सवालात लोगों ने हमसे किए थे, हम कोशिश करने वाले हैं कि उन सवालात के जो भी चर्चा रहेगी उसके ऊपर मेनली फोकस रहेगी, और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवाल के जो भी जवाब रहेंगे, उसी के साथ में ज़मीन खरीदारी में आपको और क्या चीज़ें हैं जो मेनली ध्यान में रखनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज का ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। बने रहिए इस वीडियो के आगे की चर्चा में। दरअसल बात ये है कि रायगढ़ में रिसेंटली लैंड से रिलेटेड जो भी सेल रजिस्ट्री है, जो भी सेल एंड परचेस के जो भी व्यवहार है, वो रिकॉर्ड ब्रेक देखने को मिल रही है। और यही एक रीज़न है कि हमें रायगढ़ में लैंड से रिलेटेड फ्रॉड और ठगी के जो भी सारे न्यूज़ है वो भी हमें उतने ही नंबर्स में देखने को मिलती है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आप लोगों ने जो हमसे सवाल पूछे थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल जो है, उस सवाल पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अक्सर एक सवाल मुझे पर्सनली कहे या तो इस चैनल के कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि मोस्टली कि हम फलाना किसी व्यक्ति से या इस XYZ डेवलपर से लैंड खरीद रहे हैं, तो क्या ये बंदा या उसकी जो भी एजेंसी कंपनी है ये फ्रॉड तो नहीं, क्या ये बंदा जेन्युइन है या नहीं। तो कोशिश करते हैं कि आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए इसके ऊपर चर्चा करने की हम लोग छोटी सी कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर सच्चाई में हकीकत में देखने की कोशिश करें तो ये सवाल अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। जी हाँ, दरअसल होता ये है कि कोई भी व्यक्ति आपको क्या लैंड बेच रहा है, ये टिपिकली और कम्प्लीटली इसी चीज़ पर बेस्ड होता है कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, उसका लोकेशन कैसा है। जी हाँ दोस्तों, उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें अवेलेबल है, उसका ड्यू डिलीजेंस करने के बाद उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, और इन सारी चीज़ों को समझने के बाद सबसे पहले एक चीज़ हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि आपने जैसे उस एरिया को फाइनलाइज़ किया है, जैसे ही जिस प्रकार से उस डेवलपर के पास आप जाके सारी चीज़ें आपने नेगोशिएशन रहेगा, जो फाइनल लोकेशन रहेगा, जैसे आपने इन सारी चीज़ों को ढूंढ लिया है, बिल्कुल उसी प्रकार एक और चीज़ अगर इस सवाल का जवाब आपको चाहिए तो वो चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और वो चीज़ होती है ड्यू डिलीजेंस। क्योंकि दोस्तों, ड्यू डिलीजेंस ना कि आपको ठगी से, आपको फ्रॉड से बचाता है, बल्कि जो हकीकत में जो ज़मीन आप ले रहे हो, वो ज़मीन सच्चाई में जब भी फ्यूचर में आप उसको रीसेल करोगे या फिर आपका प्लान रहेगा उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करने का, मतलब जब उस चीज़ को एग्जैक्टली फल देने का जब समय आएगा, उस समय वो चीज़ आपको दुगना या कहे तो उससे भी ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। तो इसीलिए ड्यू डिलीजेंस जो ड्यू डिलीजेंस का पार्ट है, उसको कभी भी आप नज़रअंदाज ना करें। हो सके तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से आप ये सारी चीज़ें करवाइए। इसी सवाल को जोड़ के लोगों का एक और सवाल रहता है कि रायगढ़ के एक पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्ज़ाम्पल
उदाहरण के तौर पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि जैसे खोपटा फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या खोपटा में सारी की सारी ज़मीनें फ्रॉड तौर पर बेची जाती है, या पनवेल में कहे तो सारी की सारी ज़मीनें ऐसे ही फ्रॉडुलेंट पर्पस से लोगों को बेची जाती है। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये चीज़ भी हम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते कि अक्सर 2 पैसों की लालच के लिए कुछ मार्केट में लोग ऐसे रहते हैं जो गलत प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों के कारण मार्केट जो है वो डेफिनेटली बदनाम होता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि अगर हमें वैलिड तरीके से एक सेफ़, सच्चे और सक्सेसफुल जो लैंड में इन्वेस्टमेंट, निवेश जो कहते हैं, अगर करना है तो इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि आपका जो खून पसीने का, मेहनत का पैसा है वो ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा रखकर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, लोग एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं कि हम जिस डेवलपर से, जो भी डेवलपर रहेगा, उससे लैंड खरीद रहे हैं, उस डेवलपर का तो इतना बड़ा नाम है, उसका तो इतना आलीशान ऑफिस है, उसके पास तो इतनी उसकी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट है, वो पिछले न जाने इतने सालों से कितने नामचीन लोगों को उसने ज़मीन बेची है, तो क्या वो व्यक्ति हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का के लिए मैं आप लोगों को बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर रायगढ़ के रियल इस्टेट मार्केट का आपके पास सही टच, सही जानकारी, सही एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप डेफिनेटली एक ऐसे सिचुएशन में आकर फंस सकते हो जहाँ पर आप एक ज़मीन के लीगल तौर पर देखने की कोशिश करोगे तो एक मालिकाना लीगली हक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे द की पॉइंट ऑफ आवर एंटायर डिस्कशन इज़ सिर्फ ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त करना नहीं है। ऐसी ज़मीन जो ऐसा फ्रूटफुल आपको उसका रिटर्न मिले, जो कि आपने एटलीस्ट आपके दिल में जितना आपने जितने भी सालों के लिए उसको इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, जिन भी परसेंटेज का रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन है, वो उसकी उतनी तो एटलीस्ट फुलफ़िल करे। क्योंकि अमूमन होता ये है, मतलब मैक्सिमम जो भी हम खबरें न्यूज़ में जो फ्रॉड के पढ़ते हैं, तो लीगली तौर पर तो हो सकता है कि आपको सही ज़मीन बेची जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको वो ज़मीन तभी मुनाफा दे सकती है जब आगे चलकर आप वो ज़मीन किसी बिल्डर को, या कहे तो खुद आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करके कमर्शियल या तो फिर जो भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आप उसको बेचना चाहोगे, तो वो चीज़ आप अगर वहाँ पे कर सकते हो तो ही आपको वो चीज़, वो ज़मीन जो रहेगी वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आगे चलकर ये पता चलेगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहाँ पे डेवलपमेंट की कोई परमिशन ही नहीं दे सकती। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो आगे चलकर आपको पता चलने वाले हैं, जो भी आपके साथ चीज़ें होने वाली है, वो इतनी चौंकाने वाली तो नहीं होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपके इस सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका होगा कि फ़लाना आलीशान ऑफिस या डेवलपर से हम लोग लैंड ले रहे हैं तो क्या वो फ्रॉड कर सकता है या नहीं कर सकता। अब बात करते हैं खोपटा, पनवेल या ओवरऑल यहाँ के रायगढ़ क्षेत्र के फ्यूचर स्कोप के बारे में। जी हाँ, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि नवी मुंबई का जो प्रपोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या कहे तो जो हाल ही में चालू हुआ MTHL सी लिंक है, या आने वाले प्रपोज जो भी रोड है, मेट्रो है, ये सारी आने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, और इसी के कारण यही सारे रीज़न्स की वजह से यहाँ का जो एरिया का डिमांड है वो हाई पीक पर पहुँच चुका है। और इसी के चलते यहाँ का फ्यूचर स्कोप है, इसके बारे में ऐसी कोई विशेष जानकारी आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ऐसी भी कोई बात यहाँ पे विशेष होने नहीं वाली, लेकिन जी हाँ, एक रीज़न है जो इसी मुद्दे पर बिल्कुल ही बेस्ट है, और यहाँ पे उस विषय पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये रीज़न है, अगर समझो, मान के चलते हैं कि आपकी ज़मीन इसी ऐसे ही हाईली डिमांडेड एरिया जैसे कि प्रपोज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द आपकी ज़मीन है, क्या आप ये ज़मीन कौड़ियों के दाम, सस्ते दामों में बेचना चाहोगे? जी हाँ, बिल्कुल यही वजह है कि हमें चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अक्सर
3 कारणों की वजह से जो है ज़मीनें हाईली डिमांडेड एरिया की पर्टिकुलरली हम बात करें तो ऐसे एरिया में 3 कारणों की वजह से ज़मीनें बिकती दिखती है। ये आम 3 कारण, ज़रूरी नहीं कि हर बार यही 3 कारण हो, लेकिन एवरेज यही रीज़न्स हमें मेरे प्रैक्टिस में या ओवरऑल मैंने जितना देखा है, मुझे देखने को मिले, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका पहला कारण यही है कि मार्केट रेट जो चल रहा है, तो डिमांड हाई होने के कारण मार्केट से 2 रुपये ज़्यादा कोई कस्टमर को कोई भी इन्वेस्टर हो या कस्टमर जो भी हो, वो लैंड ओनर को दे तो हो सकता है कि वो ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा एक कारण है कि जो एग्जिस्टिंग लैंड का ओनर है उसके ऊपर कोई आर्थिक विपदा, कोई भी इमरजेंसी, पर्सनल उसका कोई भी रीज़न हो, क्राइसिस उसके ऊपर आ गया हो, जिसके कारण उसे वो ज़मीन बेचनी पड़ सकती है, तो वो एक सेकंड कारण होता है। और तीसरा एक कारण है जो कि बहुत कॉमन हमें देखने को मिलता है, और वो तीसरा कारण ही मतलब बहुत बड़ी सरदर्दी, सिर का जो दर्द है वो बन जाता है। और ये कारण है कि किसी ना किसी रीज़न से फंसी फसाई ज़मीन होती है, तो जो लैंड ओनर होता है एग्जिस्टिंग जो भी, तो वो भी चाहता है कि वो ज़मीन उसके गले से निकल पड़े। तो इसी रीज़न की वजह से ये जो तीसरा मोस्ट कॉमन रीज़न है, इसकी वजह से ज़मीनों का जो सेल रजिस्ट्री है वो उसमें हमें प्रिकॉशन लेके ही वो ज़मीन देखकर खरीदना पड़ता है। देखिए, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि फंसी हुई ज़मीन, तो मैं अभी इस पॉइंट पर डिस्कस करना इस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी इसलिए समझता हूँ क्योंकि फंसी हुई ज़मीन, इसका एग्जैक्टली मीनिंग मैं आप में से कोई दर्शक अगर नहीं जानता कि एग्जैक्टली किन कारणों की वजह से ज़मीन फंसी हुई है या मैं एग्जैक्टली किस चीज़ की वजह से फंसी हुई ज़मीन कह रहा हूँ, तो मैं इसीलिए इस चीज़ पे ज़ोर देकर ये चीज़ को एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि फंसी हुई ज़मीन का मतलब यही है कि एग्जैक्टली किन कारणों की वजह से वो ज़मीन फंसी हुई है, ये चीज़ ढूंढना, इस चीज़ को ढूंढने के लिए जो ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता है, वो ड्यू डिलीजेंस करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ता है। और यही एक रीज़न है कि इतने आसानी से हो सकता है कि वो ज़मीन का जो एग्जैक्ट बोन ऑफ कंटेंशन या कह सकते हैं कि जो उसकी जड़ है, जो प्रॉब्लम है, उस तक शायद इतने आसानी से कोई पहुंच नहीं पाता। और इसीलिए फिर बाद में जब रजिस्ट्री हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि इस ज़मीन का जिसके भी आप मालिकाना हक आपको प्राप्त हुआ है उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी प्रकार की, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमेशा यही चीज़ वापस ये एक ही चीज़ पर एम्फसिस है, ज़ोर दे रहा हूँ कि एक्सपर्ट, जी हाँ, एक्सपर्ट से आप ये चीज़ जानकर ही वो ज़मीन की रजिस्ट्री करोगे, ड्यू डिलीजेंस करोगे, वो सारी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए वो किसी जानकार इंसान के सलाह से करोगे तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। अब आप में से कई लोग मैं जानता हूँ जिनकी ये राय होगी कि एग्जैक्टली फंसी हुई ज़मीन का कुछ एग्जांपल देके हमें, मतलब आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। जी हाँ, लेकिन आप बिल्कुल आप ये यकीन रखें कि सभी चीज़ें आप थोड़ी बहुत जानकर 100% यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि कोई ज़मीन फंसी है या नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली क्या रीज़न हो सकते हैं कि ज़मीन में प्रॉब्लम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन रीज़न होता है कि टाइटल। जी हाँ, टाइटल जो रहता है ज़मीन का वो क्लियर है कि नहीं ये जानना उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन उसी के साथ एक चीज़ और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भले ही आपके नाम पर टाइटल आ गया, तो एक एग्जांपल ये भी लेके देखते हैं कि टाइटल नाम पर आने के बाद भी फ्यूचर में गवर्नमेंट आपसे हो सकता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड हो, मेट्रो हो, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट के लिए आपसे वो लैंड एक्वायर करे। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जब भी आपसे लैंड एक्वायर करेगा तो आपको उसका मुआवजा नहीं देगा, लेकिन डेफिनेटली वो मुआवजा शायद हो सकता है कि आपने आज की तारीख में जब ज़मीन खरीदी उसके मुकाबले जितना एक्सपेक्ट करके आपने निवेश किया था उतना रिटर्न आपको वो मुआवजा ना दे सके। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जिससे आपको मतलब आगे चलकर भले वो टाइटल सेफली आपके नाम पर आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए
गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जिनसे हमें ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस ज़मीन में पर्टिकुलर जो भी ज़मीन आप ले रहे हो उससे रिलेटेड हमें उस डिपार्टमेंट से कोई फ्यूचर में ऑब्जेक्शन, एनओसी या फिर किसी भी प्रकार का एक्विजिशन या और भी कई सारी चीज़ें वो उसमें हमें इम्पैक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो ये जानना भी उतना ही ज़रूरी बन जाता है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को इसका विथ एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर पर्टिकुलरली हम लोग खोपटा की बात करें तो खोपटा में मतलब उरन का जो क्षेत्र आता है इस एरिया में बैक इन द हिस्ट्री हमें ओएनजीसी, सेज ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन प्रीवियसली भी हमें देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें भी होती है, प्रैक्टिकली यहाँ पे हो चुकी है। तो इसी बेसिस पे हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखकर ही ये समझना होगा कि फसाई जो ज़मीन का जो मैंने यहाँ पे मुद्दा उठाया है उसका मतलब बहुत सारे हज़ार तरीके के रीज़न उसके अंदर आ सकते हैं। तो सारे के सारे रीज़न हमें डेफिनेटली थोड़ा मतलब बात करते समय ये चीज़ आपको थोड़ा सा हेक्टिक लग रही होगी, लेकिन डेफिनेटली ये हेक्टिक है, लेकिन इन्हें जानना शुरू में ख़रीदने से पहले ज़रूरी बन जाता है। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जी हाँ, लोग एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं कि हमारे पास महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तो क्या हमें महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड लेने के लिए कोई गवर्नमेंट लॉ इसके आड़े आता है या फिर हम लोग उसके लिए एलिजिबल है? या इसी को जोड़ के इस थोड़ा सा अलग यही लेकिन थोड़े से अलग ढंग में सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि हम लोग एमपी, मध्य प्रदेश या राजस्थान से फार्मर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो क्या इसके बेसिस पे हम महाराष्ट्र में लैंड खरीद सकते हैं या फिर ओवरऑल ये प्रक्रिया सही तो है? देखिए, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब मायने रखता है इस सवाल का जवाब देना। देखिए, अभी महाराष्ट्र में सबसे पहले ये चीज़ आपको क्लियर करवा दूं कि एग्रीकल्चरल लैंड अगर आप महाराष्ट्र में ख़रीद रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास इंडिया में कहीं पर भी एग्रीकल्चरल लैंड होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फार्मिंग लैंड खरीदने के लिए आपको फार्मर होना डेफिनेटली एक कंडीशन बन जाती है। तो और एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि हाल ही में राजस्थान की गवर्नमेंट में, राजस्थान सरकार में जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जो शासन के वहाँ के गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उन्हें सस्पेंशन तक झेलना पड़ा, काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया। तो ये सारी न्यूज़ हमें देखने को मिली, क्योंकि इसका यही रीज़न था कि वहाँ फ्रॉडुलेंट पर्पस से कि जो गवर्नमेंट की ज़मीनें थी वो किसी न किसी रास्तों से लोगों को बेची गई थी फ्रॉडुलेंट तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और वो चीज़ ये है कि समझो आज आपने किसी बंदे पे, किसी डेवलपर पे भरोसा रखकर आप फार्मर सर्टिफिकेट का एमपी, राजस्थान या कहीं से जहाँ पे आपको अवेलेबल करा के दे रहे हो, आप लेते हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार, दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर बार वो फार्मर सर्टिफिकेट जेन्युइन हो। जी हाँ, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर आज आपने रजिस्ट्रेशन करवाया किसी फ्रॉड सर्टिफिकेट के बेसिस पे, भले ही चाहे वो सर्टिफिकेट आपको आज ऑनलाइन दिखे, उसकी सारी डिटेल्स आपको शो करे उस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, लेकिन हो सकता है कि वो फ्रॉडुलेंट तरीके से अगर हो तो गवर्नमेंट को समझो आज से रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र उस बेसिस पे अपने महाराष्ट्र में लैंड खरीद भी लिया, तो आज से 5 या 10 साल बाद भी गवर्नमेंट को अगर ये चीज़ पता चली कि आपने जिस बेसिस पे, जिस फार्मर सर्टिफिकेट के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन किया था वही चीज़ गलत थी, तो आपका फर्स्ट चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन किया है वो भी इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा गवर्नमेंट, और दूसरी चीज़ आपको भी इसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ जिसने आपके साथ किया है उसका तो इसमें कुछ रोल दिखता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपके नाम की सारी चीज़ें हैं, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो जिसमें आपका नाम आ रहा है, आपका नाम, आपके नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो जेन्युइन हो, ये चेक करके ही आपको देखना है। और जी हाँ, इस चीज़ में भी स्कैम होने की संभावना है। अगर हम पर्टिकुलरली खोपटा की बात करें
तो हमें एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ रही है कि चाहे इसे सिडको डेवलप करे या 124 विलेजेस को हाल ही में जो जीआर आया है, जो भी न्यूज़ आई है, उसके बेस पर अगर हम लोग देखें तो अगर इसे न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी एज ए NTDA इसे MMRDA डेवलप करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली इस चीज़ से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये एरिया स्टिल हाई डिमांड में ही है और हाईली डिमांड में ही रहेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर जो लोगों की डिमांड देखते हुए यहाँ पे बढ़ते हुए स्कैम्स भी इसी के साथ एक मतलब अच्छे के साथ बुरा भी जो पार्ट बनकर इसी के साथ हमें देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ भी हमें तकलीफ़ देने वाली हो सकती है। तो मैं इसीलिए आप सभी को एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसी व्यक्ति हो, आपका कोई ऐसा जान पहचान वाला हो जो रायगढ़ में इच्छुक हो कि ज़मीन में निवेश करना चाहता है, तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक आप शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि मैं आप सभी की हेल्प करूँ। और तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।